नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका उपल और बाजार में हम देख रहे हैं कि जिस रेंज के पास निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,600 के ऊपर, 18,700 और 18,650-70 के आसपास, उसी रेंज में आपको मार्केट्स सस्टेन्ड दिख रही हैं अपनी मूव को, जिस गैप अप के साथ हमने आज ओपन किया था। निफ्टी हालांकि बहुत बड़े गैप के साथ तो नहीं खुला था, लेकिन 100-150 पॉइंट्स के जिस गैप के साथ खुला था उसको थोड़ा सा एरोड जरूर किया है। तो आज एक रेजिस्टेंस की बात जो लगातार 18,700 के पास की जा रही थी, वो बाजार पर अब फिर से हावी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि डेज हाई भी अगर आप देखें, निफ्टी का अगर आप देखें, आज का डेज हाई जो है वो 18,718 है, यानी उसी जोन में, एक रेजिस्टेंस जोन में हम जो पिछले 10-11 दिनों से फंसे हुए हैं निफ्टी को लेकर, अब भी आपको उसी तरह सिचुएशन दिख रही है। उसको ऊपर की तरफ तो क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 44,000 से जरूर ऊपर क्रॉस हुआ था, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी एक्शन है। और इनफैक्ट आज सारे सेक्टर्स में अच्छी पार्टिसिपेशन दिख रही है। बैंक्स और फाइनेंस थोड़े से इरोड हुए हैं गेन्स अब, लेकिन आप बैंक्स को, फाइनेंस काउंटर्स को देखें। इनफैक्ट आज लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो उनमें से पार्टिसिपेशन अच्छी दिख रही है। लेकिन अब जो हम इस आर पे देख रहे हैं, आपको मिड कैप में अच्छी खासी मूव टाटा कम्युनिकेशन, ओरेकल सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में दिखाई दे रही है। कैपिटल गुड स्पेस के एबीबी और कमिंस जैसे स्टॉक फिर से आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स भी देखे, पीबी फिनटेक, क्योंकि इनमें मूव आपको मिड कैप स्पेस में भी हमने देखा था कि पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में अच्छी ब्रोकिंग उसकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के बाद आपको स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। और न्यू एज स्टॉक्स के, चाहे पीबी फिनटेक हो, डिलीवरी हो, पेटीएम हो, जोमैटो हो, इन सब में मूव है। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़े शॉर्ट प्रेशर जहां है वो कॉनकॉर जैसे स्टॉक हैं, टाटा टेली, टाटा टोरेंट पावर इतना चल चुका था। जी ने तो इनफैक्ट अच्छी रिकवरी दिखाई ओवर द डे, जिस लेवल पर खुला था 4-4.5%, वहां से रिकवर हुआ है और अब सिर्फ 1% तक ही गिरावट अब रह गई है। तो अच्छी स्मार्ट रिकवरी आज दिखाई दी है हमें स्टॉक में। चलिए, अब हमारे साथ इंडिपेंडेंट रिसर्च के निमेश ठाकर भी बने हुए हैं बात करने के लिए बाजार पर कि इस वक्त क्या व्यू बन रहा है। निमेश, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार क्लियरली एक रेजिस्टेंस जोन की बात तो हो रही थी, लेकिन जितने भी बड़े फंडामेंटल ट्रिगर हैं बाजार के, चाहे वो मैक्रो फ्रंट पे हो, वहां से ईज आउट होता दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस मार्केट से हम बड़ा ट्रिगर लेंगे, आज रात को आएगा और हम कल रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की सीपीआई हो, इंटरेस्ट रेट पीक आउट सिचुएशन दिखती हुई दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन पीक आउट सिचुएशन दिखाई दे रही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस 52 वीक लो पर आपके आसपास चल रहे हैं, और आप वो क्लियरली स्टॉक्स में देख भी रहे हैं। लेकिन अब भी जिन पॉकेट्स में अभी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो था, लाइक मेटल्स एंड आईटी, वहां पर भी अब थोड़ा पुश दिख रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या सारी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है आते हुए? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है, और अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मेनली बैंकिंग स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बैंक इंडेक्स निफ्टी को चला रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं कि बैंक इंडेक्स में थोड़ी साइडवे मूवमेंट है, और अदर सेक्टर के अंदर खास करके फार्मा, रियलिटी, आईटी और कंज्यूमर सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छी बाइंग दिख रही है। मेनली मुझे लग रहा है कि अभी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ की जो है वो भी एक मजबूत है, और आने वाले दिनों में हम लोग नए हाई की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से सेक्टर रोटेशन हो रहा है स्टॉक्स में, जहां जहां भी हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू बाइंग आ रही है, जहां पर अच्छा करेक्शन हुआ है, जहां वैल्यू बाइंग दिख रही है, एक वैल्यू बाइंग आ रही है, तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में हम लोग नए हाई की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ऑल राइट। निमेश, बिल्कुल बाजार पर तो आपसे फंडामेंटल नजरिया आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अब ध्वनि पटेल भी जुड़ गई हैं, राजेश पालविया भी होंगे बाजार पर एक टेक्निकल नजरिया देने के लिए भी। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। क्या क्योंकि आज इंट्राडे लेवल पर 18,718 के पास तो गया है, जो एक रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहे थे हम, लेकिन डिसाइसिवली उसे ब्रेक तो नहीं कर पाया। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को? क्या फिर से हम एक रेंज में दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसके अंदर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे मिसिंग सा दिख रहा है। बैंक ने स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी एक सपोर्ट नहीं दे पा रही है। हमने देखा आज के दिन में रिलायंस ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिया, आईटी की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, पर इन्हीं सारे मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो एक ब्रेकआउट बनना चाहिए और एक मोमेंटम जो इंडेक्स के अंदर आना चाहिए वो ओवरऑल यहाँ पे मिसिंग सा दिख रहा है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी होगा कि इसने रिसेंटली जो हाई बनाए थे 18,700 के, वो लेवल को यहाँ पे हम ब्रेक करें, ताकि हम फर्दर कोई भी एक लॉन्ग साइड की यहाँ पे एक पोजीशन के लिए ट्रेड्स देख सके। बट जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो नीचे की तरफ के ही यहाँ पे लेवल्स मिल रहे हैं, जहाँ दिख रहा है
निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंट बनाए रखेगा। नीचे की तरफ का भी जो सेल का मोमेंटम है वो 18,650 का लेवल बनता है, उसको ब्रेक करने के बाद सेल का यहाँ पे जो एक मोमेंटम होना चाहिए वो एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल देखने मिलेगा, जहाँ पे 18,540 का लेवल बनता है। बट जब तक हम ये 50 पॉइंट्स की जो रेंज बन रही है उसे ब्रेक नहीं करते तब तक निफ्टी कहीं नहीं जा रही है, हम बस इसी 50 पॉइंट के अंदर खेल रहे हैं। बैंक लेवल्स की अगर बात कर रहे हैं तो 44,100 का जो लेवल बनता है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल बनता है। ओवरऑल ऑप्शंस का भी अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो उसी लेवल पे कॉल्स की काफी राइटिंग हुई है, तो उसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मान के चला जाए। बैंक जो लेवल्स बनते हैं, बैंक यहाँ पे 43,800 जो है वो एक अच्छा लेवल यहाँ पे दिखता है जहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए और वहां से वापस हमें एक बाउंस मिलेगा। बट जब तक हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ में 44,100 क्रॉस बैंक निफ्टी में भी नहीं कर रहे हैं तो बुलिश ट्रेड से यहाँ से दूर रहे। ध्वनि, ये बताइए कि आप अपने दाहिने हाथ में क्या देख रही हैं? कोई स्क्रीन है क्या यहाँ पे? मुझे तो लगता था आपका स्क्रीन आपके सामने होता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, तो उसी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारा डेटा जो रहता है वही रहता है अजय जी, तो मुझे वहीं पे देख के बोलना पड़ता है। मुझे लगा शायद हमारे पीसीआर में कोई कह रहा था कि ध्वनि पटेल रेडी हैं, तो प्रियंका ने कहा नहीं, उनका नाम ध्वनि है, धोनी नहीं। तो मैंने कहा कि वो किसी धोनी से कम थोड़े ना है बाजार के। तो ये बताइए, चौके छक्के अभी कहाँ लगेंगे? क्योंकि बाजार एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ बार बार रेजिस्टेंस के पास जाके, लेकिन एक व्यू ये भी आ रहा है कि जो स्टॉक 30, 40, 50% चल गए हैं पिछले 2 महीने में, उनमें मुनाफा लेना चाहिए। तो कोई अच्छा चला हुआ स्टॉक बताइए जहां पे मुनाफे लेने चाहिए आपके हिसाब से, जहां पे आपके अपने क्लाइंट्स को बता रही हैं मुनाफा ले लीजिए। वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को हमें मिल रही है, बट ओवरऑल यहाँ पे अभी जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिसके अंदर आपको बने रहना चाहिए मुनाफा वसूली के लिए, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम अभी भी बाइंग करवा रहे हैं जहाँ पे स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। तो LTTS जो हमने देखा तो उसमें हमें काफी अच्छा यहाँ पे मूव देखने को मिला है। ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजीज की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन में काफी अच्छा मूव यहाँ वहां पे भी हमें विटनेस करने को मिला है। मेरी तरफ से अभी भी बाय की रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो बनी रहती है। इस बार भी आज के दिन में मैंने जो 2 पिक करे हैं तो उसमें एक सीमेंस का स्टॉक है जहां पे हमें एक बाय देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का मूव यहाँ पे बना हुआ है। अभी आज के दिन के भी अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंस में एक जो अपमूव यहाँ पे बना था वो काफी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव बना हुआ है। ओवरऑल ADX जो है वो अजय जी काफी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रहती है, तो ADX भी इसकी ऊपर की तरफ की चल रही है, हमें यहाँ पे 25 से ऊपर का ADX देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप बाय कर सकते हैं। टारगेट जो है वो छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट बनता है 3820 का। स्टॉप लॉस जो वो है वो 3675 का रखना है। दूसरा यहाँ पे MCX का भी स्टॉक है। MCX में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश बना हुआ है। इसका बहुत ही कन्विंसिंग ट्रेड इसलिए बनता है MCX का क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन में हमने जो 1574 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करा है वो डेलीज पे भी और मंथली पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने डेफिनेटली ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम बनाए रखा है, तो आप MCX में भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो टारगेट ऊपर की तरफ में रहेगा तो 1650 का फर्स्ट टारगेट मिलता है, 1695 का यहाँ पे सेकेंड टारगेट मिलता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो आपको मेंटेन करना है तो 1540 का लेके चलना है, उसके नीचे ही इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकती है, अदरवाइज MCX भी यहाँ से बहुत ही अच्छा एक बुलिश अपमूव देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बात करना निमिष जरूरी है। आज बर्नस्टीन ने एक नोट निकाला है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। टारगेट तो बहुत नहीं बढ़ाया लेकिन रैशनल अच्छा दिया, लेकिन अगर आज जब भाव देखें तो 2500 के ऊपर, ये 2500 वही लेवल है जहां पे ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 2200 में बॉटम किया, 2500 आया, 2520-30 पे ये टॉप आउट जाता है। बॉटम 2208 का। डॉक्टर साहब 3 महीने का ग्राफ लाएं कृपया करके। ये इस बार उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा क्या निमिष? जी मुझे लग रहा है कि ये अगर आप मार्केट की देखिए, जिस तरह से निफ्टी ने 16,800 से एक रैली के 18,600 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। रिलायंस ने कहीं पर पार्टिसिपेशन खास करके किया नहीं है, काफी अंडर परफॉर्मेंस किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले कंपनी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि रैशनल जो है वो एक बुलिश है, और क्रूड ऑयल की प्राइस की कमी के कारण
आने वाले दिनों में जो मार्जिन है उसके अंदर भी शायद एक एक्सपांशन होगा लोअर इन्वेंटरी कॉस्ट के कारण। तो व्यू अभी बुलिश है रिलायंस के अंदर, और मुझे लग रहा है कि आप जो 2500 का लेवल बता रहे हैं वो जल्द ही ब्रेक होना चाहिए। और जो हम लोग देख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, तो रिलायंस 2750 2800 के आसपास से काफी बार नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टू मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से 2750 का टारगेट प्राइस रिलायंस के अंदर बनना चाहिए। ओके और राइट, ठीक है। तो ये तो रिलायंस पर एक व्यू रहा। राजेश पालविया भी हम हमारे साथ आ गए हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। राजेश बताएं आप क्या व्यू बना रहे हैं यहाँ से इंडेक्स पर? ये आज रेजिस्टेंस जोन को तो क्रॉस नहीं कर पाया इंडेक्स। 18,700 की कॉल्स में हमें लग रहा था कि जिस तरह की विक्वाली कल परसों में थी, आज शायद थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अभी क्या व्यू बन रहा है? ऊपर की तरफ व्यू बन रहा है या फिर साइडवेज ही है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, व्यू तो बुलिश साइड का ही है और हमें लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी के चलते हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे दबाव रहेगा इंडेक्स का हायर साइड पे 18,700 18,800। ये जो दो कॉल स्ट्राइक है यहाँ पे मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको क्रॉस करने में थोड़ी यहाँ पे अभी एक चैलेंजिंग रहेगा निफ्टी के लिए। एक बार अगर निफ्टी यहाँ से 18,750 के लेवल को क्रॉस करेगा तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखेगी और देन फिर हम न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे निफ्टी को। बैंक निफ्टी कंफर्टेबली 44,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके डेटा सेटअप बने, पुट राइटर्स ने अपनी मेजर जो बैट्स लिए हैं यहाँ पे वीकली और मंथली सीरीज में, वो 43,700 पे ब्रेक इवन है और वहां पे एक बेस यहाँ पे बना हुआ है अभी तक बैंक निफ्टी का। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में 43,700 जब तक नहीं टूटता है, यहाँ पे भी सेटअप बाय ऑन डिप्स का ही है। हायर साइड के लेवल की बात करें तो निफ्टी में जैसा बताया कि हमने 18,750 ये लेवल को हम फोकस कर रहे हैं, वो क्रॉस होगा तो एक बड़ा मूव बनेगा। और बैंक निफ्टी में 44,350 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा थोड़ा दोनों ही इंडेक्स में कंसोलिडेशन रहेगा। बट जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी अच्छे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप हमें लगता है कि और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट मूड माहौल पॉजिटिव साइड में है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप को परफॉर्म करने के लिए इसी तरीके के मार्केट बिहेवियर में हम देखते हैं जनरली कि यहाँ पे मोमेंटम रहता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फर्दर और एक्सटेंड होगी रैली और हमें लगता है कि मोमेंटम और बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा। आप बुलिश साइड पे मोमेंटम देख रहे हैं, बुलिश तो है व्यू, बस सिर्फ यही है इंडेक्स इस जोन में फंसा हुआ है। इंडेक्स ट्रेडर के लिए एक स्ट्रैटेजी ज़रूर चाहिए थी। शुक्रिया राजेश ये बताने के लिए। आगे आपसे आपकी रिकमेंडेशन भी समझेंगे, लेकिन एक खास स्टॉक जिस पर सबकी आज नज़र है और वो है MRF, क्योंकि आज MRF ने एक हिस्ट्री तो बनाया, इतिहास तो बना दिया है। एक्सचेंजेस पर 1 लाख का लेवल भी आज छू लिया है और ये पहला स्टॉक है। 10 साल में कितना बड़ा हुआ है MRF की सारी जर्नी को कुछ खास रिसर्च के फॉर्म में सृष्टि हम तक लेकर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी हाँ, MRF ने हिस्ट्री ज़रूर बना दी है। हम देखें तो भारतीय बाज़ारों में पहला सबसे स्टॉक है जिसने 6 डिजिट छुआ है, यानी 1 लाख के भी ऊपर इस पर्टिकुलर काउंटर का एक मार्क देखने को मिला। आज कैश में लेवल्स देखने को मिलते। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि FNO में MRF के स्टॉक ने 1 लाख का लेवल छुआ था, पर आज कई सारे इन्वेस्टर्स को खुश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जर्नी का पार्ट रहे हैं MRF के, उनको ज़रूर बेहतरीन प्रॉफिट्स हुए होंगे। पर एक खास वजह कि MRF का शेयर इतना महंगा दिखता है, प्राइस के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो ये है कि कंपनी ने आज तक कभी भी कोई ना स्टॉक स्प्लिट किया है, ना कोई बोनस दिया है, तो कभी भी अपने शेयर प्राइस की वैल्यू उन्होंने कम नहीं की है, जिसके चलते आप MRF का शेयर 1 लाख का स्तर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके के जो बेंचमार्क्स उस पर्टिकुलर काउंटर ने छुए थे, कब 1,000, 10,000 और फिर कब 75,000, 90,000 और आज हम देखें जून के महीने में 1 लाख का भी स्तर इस काउंटर ने छुआ है। पर पहले की अगर जर्नी देखें तो वो भी फिनोमिनल रही है। पिछले 10 साल में शेयर में करीब 21% की साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो वहाँ पे भी अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी की आय 10% से बढ़ती हुई नजर आई है और साथ ही पिछले 10 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल 3% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। अब को
को कंपेयर कर लेते हैं बाकी टायर स्टॉक्स में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आय के ग्रोथ फ्रंट पे थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर रही है। यहाँ पे पिछले 30 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये पर्टिकुलर काउंटर के जो अर्निंग्स हैं वो अच्छे तरीके से आगे आते हुए दिखे हैं। हालांकि MRF लीड ही कर रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है, पर निफ्टी कंपनीज में कई सारी ऐसी कंपनीज आपकी स्क्रीन पे दिखेगी जहाँ पे MRF ने पिछले 30 सालों में अर्निंग्स के लिहाज से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ITC, L&T, ग्रासिम, SBI जैसे नाम यहाँ पे शामिल हैं। और आखिरी में अगर बात करें कि MRF के प्रमोटर की हिस्सेदारी, तो वो भी ओवर द इयर्स बढ़ती हुई नजर आई है, जहाँ पे 25% का हिस्सा वो साल 2001 में रखते थे, अब 28% होल्ड करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ये जर्नी है MRF की, पर शानदार कहेंगे क्योंकि पिछले भारत में ज़रूर MRF ने आज एक इतिहास रचा है। MRF ने इतिहास तो रचा है, और थैंक्स वेरी मच ये सारी हाईलाइट करने के लिए। तो ये बात तो अजय हम बात कर रहे थे कि कोई बोनस नहीं, स्प्लिट नहीं, और इसीलिए आज आप ये स्टॉक की वजह 10 गुना हुआ। जिन लोगों के पास उस समय के प्राइस पे होंगे स्टॉक्स, आज वो करोड़पति, बिलियनर क्या होंगे वी डोंट नो, बट ऑफ कोर्स इतनी पेशेंस भी होना चाहिए कि आप एक स्टॉक पर होल्ड ऑन करके रह सकें। हाँ, ये कहानी बहुत अच्छी है, सुंदर भी है और सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आपको मैं बता दूं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि इंडियन मार्केट में ये जो स्टॉक है कुछ कितने हजार गुना हो गया है IPO के बाद से। लेकिन सच्चाई ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे देश का एवरेज स्टॉक का होल्डिंग पीरियड 11 महीने है। जो कुछ नहीं होता। तो 11 महीने में क्या हो सकता है? 11 महीने 25-30% चल जाएगा। हाँ, मेजर ऑफ द डे, राइट, करेक्ट। अनफॉर्चुनेट, शायद वो बदल जाएगा, उम्मीद है हमारी, तभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी। हाँ, एब्सोल्युटली। चलिए, इस बीच राजेश पालविया की रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं आज की। राजेश बताएं, बुलिश व्यू के साथ आप अपना कमेंट्स तो दे रहे हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन कहाँ है, कौन से हैं? बैंक्स पर है कोई कॉल? तो पहला कॉल तो मेरा रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें जैसा हमने बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी ट्रैक्शन है। प्रेस्टीज स्टेट पे हमारा फोकस है। स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, पूरा रियल एस्टेट स्पेस ही एक अच्छे मोमेंटम में आज देखें तो काफी स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो प्रेस्टीज स्टेट हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, नेक्स्ट टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 620 से 625 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 560 का। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें है अरविंदो फार्मा। ये स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखी है। 6th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने हैं, जो दिखाता है कि एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है स्टॉक का, और स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। तो फार्मा स्पेस पे हमें लगता है कि जिस तरीके से अरविंदो फार्मा में एक आउट परफॉर्मेंस बना है पिछले 5-6 में, ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और हम यहाँ पे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 720 से लेके 730 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 665 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। आज के सेशन में देखें तो स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और स्टॉक ये वापस से अपने 900 के लेवल के आसपास ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है, अगर ये स्टॉक 900 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 930-940 की तरफ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल पे भी बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 875 के आसपास। ठीक है, और अरविंदो फार्मा और यूनाइटेड स्पिरिट्स आपने ये 2 स्टॉक्स लिए हैं, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से वापस चलते हैं MRF के उसी कॉन्वर्सेशन पे, और आपको इनफैक्ट एक ऐसे खास इन्वेस्टर, जो हम बात भी कर रहे थे अभी कि बहुत रेयर होते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो होल्ड करके लगते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे निवेशक से मिलवाते हैं जिन्होंने 1989 में 44 रुपए के भाव में MRF का शेयर खरीदा था, और 34 साल में उनके निवेश पर उन्हें 2200 गुना से ज्यादा का मुनाफा मिला है। MRF के शेयर ने आज 1 लाख का स्तर छू लिया है, और स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में पहला शेयर है जिसने 1 लाख का स्तर छुआ है। और इस शेयर के जो निवेशक है, रिटेल निवेशक बड़ी मुश्किल से खोजने पे मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ एक रिटेल निवेशक है जो कई सालों से इसके शेयर होल्डर है, उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं। आपने कब MRF के शेयर लिए थे और कितने शेयर लिए थे, अगर आप ये बता पाएँ, और कितने रुपए में लिए थे, और अभी तक कितना आपको मुनाफा हुआ है? हमने, हमारे फैमिली ने परचेज किए थे 1989 अराउंड 45 रुपीज़। उसका सीधा 2200% इंक्रीज ऑन कैपिटल हुआ है।
उसका कारण ये है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और हमारा पहले से टायर इंडस्ट्री का लीडर रहा है और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में मानते हैं, तो उसको हमने होल्ड किया था। नहीं, आपने कहा कि आपने ये शेयर लिए, आपके फैमिली ने लिए, क्योंकि अगर फैमिली ने लिए तो आपके पिताजी से आपके पास है, या फिर आपने खुद ने खरीदे थे 44 रुपीज़ के भाव में? परचेज किया था पिताजी ने, क्योंकि मैं तब काफ़ी यंग था तब, और ये मेरे मदर के नाम के हैं, तो वी आर इन अ वन जॉइंट फैमिली। तो पापा ने परचेज किए थे बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, लेकिन उसका कारण कि वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और जो सेक्टर है उसके अंदर वी बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप कंपनी। तो एमआरएफ ये सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक और ब्लू चिप स्टॉक, और आज ऑलमोस्ट सेंसेक्स भी नियर टू ऑल टाइम हाई है, और ये जो एमआरएफ ने 1 लाख रुपीस क्रॉस किया, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार कि कोई स्टॉक 1 लाख क्रॉस किया हो। तो क्या अब 44 रुपए से 1 लाख का स्तर आपके शेयर में आ गया है, तो अब भी आप बने रहेंगे या आप इससे एग्जिट कर लेंगे? और कितना डिविडेंड मिला है इस शेयर से आपको? ऑलमोस्ट डिविडेंड जो आया है इतने साल, उसमें हमारा कॉस्ट निकल गया है, तो जो अभी है मेरे पास वो ऑलमोस्ट फ्री के शेयर्स है, हमने पकड़ के रखे, और आगे हमें विश्वास है कि कंपनी अभी कुछ स्प्लिट बोनस कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट करेगी, आगे भी हम ये स्टॉक को पकड़ के रखेंगे बिकॉज दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये एमआरएफ के जो शेयर होल्डर हैं, जिनका मानना है कि आगे भी ये जो है शेयर अभी 1 लाख के स्तर छूने के बाद भी उसे एग्जिट नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत इसमें बने रहेंगे। राइट, इतना पेशेंस रखने के बाद भी, और अब तो रिवॉर्ड जब दिख भी रहा है, तो उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टेड रहें स्टॉक में, ठीक है। लेकिन बढ़ेंगे आगे। लिया था। हाँ, पिताजी ने लिया, बेटे ने भी नहीं बेचा, और अब शायद ये भी ना बेचे, और आगे अपने बच्चों को मैं पकड़ के रखूंगा। हाँ, कितनी अच्छी बात है। अदरवाइज जो है अपनी धरोहर जो है अक्सर लोग बेच भी देते हैं बाजार में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कितना टाइम रह गया है? 3 बज रहा है अभी, तो क्लोजिंग ट्रेड्स, क्लोजिंग VTST कॉल्स में थोड़ा वक्त है। ये लिबर्टी शूज करके आज कंपनी है, बहुत दिनों बाद बड़ा ब्रेकआउट दिखा रही है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक 14% ऊपर है। राजेश, कुछ ब्रेकआउट जैसा सीन बन रहा है क्या? ये वॉल्यूम बैक मूव है? राजेश अनम्यूट करें कृपया करके। तो अजय जी, काफी अच्छा मूव बना है स्टॉक में। देखें तो पिछले कुछ दिनों से करेक्टिव मूव यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा था, लेकिन आज के मूव में स्टॉक ने एक अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाया है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ पे फर्दर 265 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वो एक सप्लाई जोन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, तो 265 इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकता है। अगर वो क्रॉस करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 290 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक के करेक्शन के बाद ये फर्स्ट वीक होगा जहां पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले अब 238 के आसपास। ऑलराइट, 38 के पास स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लीजिए और होल्ड करने की राय लिबर्टी शूज में आपको दी जा रही है। राजेश, आप थोड़ी देर पहले रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट्स आपको अच्छा भी लग रहा है। शोभा पर भी एक बार राय दीजिए। स्टॉक में 4% की तेजी आ चुकी है, अब थोड़ी देर पहले एक अच्छी बाइंग आई है रियल एस्टेट स्टॉक पे, हम हाईलाइट भी किया, अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक पर। क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? बिल्कुल पूजा जी, देखिए जैसा हमने बताया रियल एस्टेट स्पेस में सारे ही स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो शोभा का सेटअप भी काफी इंकरेजिंग लग रहा है। ऑलमोस्ट 5 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने वापस एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनाया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट में पिछले कुछ दिनों से बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यस, यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 545 के आसपास, और ये एक्सटेंड होना चाहिए अप मूव टुवर्ड्स 585 से लेके 590 की तरफ। वहीं आप देखें तो लोढ़ा में भी एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना है, तो ये स्टॉक पे भी नजर रखना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है ये 700 प्लस के टारगेट लोढ़ा डेवलपर में आते हुए दिख सकते हैं। ये स्टॉक में 640 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। शोभा डेवलपर्स अभी अच्छा ब्रेकआउट है, यानी ये रियल एस्टेट। इनफैक्ट आज गोल्डमैन का एक नोट भी आया है, ये कह रहा है कि जो इंडियन रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उसमें रैली जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। अब शोभा देखिए आज 4.5% ऊपर है, मैक्रोटेक भी
अगर आप प्री स्प्लिट देखें तो 1200 रुपये क्रॉस कर गया। छोटे स्टॉक्स में भी काफ़ी तेजी आ रही है। मैं हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में एक बार जाना चाहूँगा, क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स की दूसरी प्रॉक्सी हाउसिंग फाइनेंस है। लेके आइए ध्वनि, ये LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, एप्टिस हाउसिंग, उसमें भी ब्लॉक्स हुए थे अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले। इन तीनों में आप किसमें बेट करना चाहेंगे? चार्ट्स किसके मजबूत लग रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम LIC हाउसिंग की पहले बात करते हैं तो LIC हाउसिंग डेफिनेटली यहाँ पे एक चार्ट स्ट्रक्चर जो उसका है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ है, क्योंकि हम 200 और 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है डेलीज पे, उसके बीच में यहाँ पे अगर देखें तो खेल रहे हैं। ओवरऑल PNB हाउसिंग जो है वहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने जो है वो अपनी प्रीवियस स्विंग हाइस को यहाँ पे ब्रेक करा है। 544 का लेवल बन रहा था, उससे हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है। उसके अंदर स्टॉक के अंदर फर्दर एक मोमेंटम यहाँ पे है, वो डेफिनेटली PNB हाउसिंग में ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर की तरफ में आपको जो टारगेट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो आप 605 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिए, उसके बाद 652 तक का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा, जिसके बाद स्ट्रक्चर ओवरऑल रिवर्स करता हुआ दिखेगा, तो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 550 का एक आइडियल स्टॉप लॉस बनता है, जहां से हमें 544 का जो ब्रेकआउट मिला था, तो 550 का अब एक आइडियल स्टॉप लॉस इसके अंदर बनता है। तो आप उसी स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही बढ़ रहा है तो ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है अजय इसके अंदर, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से स्टॉक को होल्ड करें। ऑलराइट, PNB हाउसिंग को आप होल्ड करने की सलाह दे रही हैं। आज टाटा स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में, टाटा कंज्यूमर हो, टाइटन हो, मेजरली द कंजम्पशन पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो आपको तेज़ी दिख भी रही है। और कुछ स्टील काउंटर्स में आज JSW स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील में भी अच्छी मूव है। इनफैक्ट राजेश से समझते हैं। राजेश, टाटा कंज्यूमर पर क्या व्यू रहेगा? HUL, नेस्ले, ITC सारे कंजम्पशन पैक अच्छा चल रहा है, टाटा कंज्यूमर में क्या लेवल्स होंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेट चलना शुरू हुआ? तो देखिए पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम है, और टाटा कंज्यूमर में भी देखें तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने दिसंबर में, उसको आज ये स्टॉक पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आज का मूव काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। अब ये स्टॉक अगर 815 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट इसका 860 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो टाटा कंज्यूमर पे व्यू बुलिश है, आज की क्लोजिंग 815 के ऊपर इंकरेजिंग है। स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे करीब 805 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड करें। 860 तक, 860 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये है व्यू टाटा कंज्यूमर पर। ध्वनि, पर IDFC फर्स्ट बैंक पर भी राय दीजिए। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है, और एक लंबे समय बाद अब 75 के लेवल्स यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। हम देख रहे थे 40 से सभी एनालिस्ट, सभी फंडामेंटल एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे थे, सभी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर था ये स्टॉक। अब ये जो मूव आ रहा है और 75 के लेवल से काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं, इस ऐसे समय भी आप एंट्री के मौके देख रही हैं स्टॉक में, या फिर थोड़ा नीचे आने दें शेयर को? यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम इसके ऑलमोस्ट हाई के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी व्यू यही सलाह रहेगी कि जिनके पास पोजीशंस है वो एक बार के लिए इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा भी इसके अंदर जो बन रहा है, तो 75 के जो कॉल ऑप्शंस है वहां पे हमें भारी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो जिनकी पोजीशंस है उनके लिए मेरी यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि आप इसके अंदर प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लीजिए। एक बार हम 75 to 76 का लेवल इसके अंदर क्रॉस करते हैं तो फिर इसके बाद इसके अंदर री एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। आज IIFL में एक मूव आया है। IIFL 500 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अगर आप देखें इनफैक्ट 520 का टॉप बना के ये वापस 400 करीब पहुंच गया था। 3 महीने का चार्ट लेके आए, आज ये 500 रुपए के भाव के ऊपर आया है वापस। निमेश, जरा देख के बताइए IIFL का ये मूव ड्यूरेबल है, अब यहाँ से वापस जाएगा? ये देखिए टॉप, पिछला भी टॉप यही था, अभी अभी क्रॉस हुआ है ये 500 का लेवल। देखिए जिस तरह से इन बैंकिंग और NBFC में हम लोग मूव देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कंपनी खास करके जो उसकी प्रोडक्ट है, होम लोन, गोल्ड लोन और बिजनेस लोन, अभी इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है। होम लोन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में काफी अच्छी डिमांड है, और गोल्ड लोन में भी जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। तो उस लिहाज से अभी लग रहा है कि मोमेंटम जो बना है वो कंटिन्यू रहेगा, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी के वैल्यूएशन है, आगे भी और जाके एक्सपांशन होने के चांसेस है, और प्रॉफिट मार्जिन में सुधार आने का हमें उम्मीद है।
तो मुझे लग रहा है कि आईआईएफएल में अभी भी 550-560 तक की जगह बनी हुई है, वहां तक के लेवल आईआईएफएल फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। आईआईएफएल फाइनेंस अच्छी मूव दिखाई है और अब आगे भी आप अपसाइड देख रहे हैं, ठीक है। आज एक और स्टॉक में खास स्टॉक खबर गरम है, शरद लेकर आए हैं, डीलिंग रूम की गपशप है और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट रहता है हमारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, तो व्यूअर्स जरा ध्यान से सुने। शरद बताएं आज का स्टॉक कौन सा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो मैं बता दूं कि कल हमने बताई थी मैन इंफ्रा फोकस में रहेगा, जहां पे एक इक्विटी जो कह सकते हैं एफआई जो है वहां पे एक बाइंग देखने मिली थी फॉरेन की जो यूरोप से थी, और जो है कल बल्क डील में भी देखा गया कि सोसाइटी जनरल ने स्टेक ली है। तो ये जो थी हमने खबर गरम में कल बताई थी। और इसके अलावा आज जो बात करें तो डीलर से बात हो रही है तो अल्काइल अमाइंस फोकस में रहेगा, यहाँ पे HNI एक्यूमुलेशन देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि वॉल्यूम्स 5 गुना हो चुके अपने 20 दिन के एवरेज को लेकर, और जो सेलिंग प्रेशर देखी थी लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो मार्च से जो है कूल ऑफ देखने मिल रहा है। और ओवरऑल देखें तो अभी भी स्टॉक 43% गिरा हुआ अपने 2021 हाई से। हमने जो है थोड़ी तहकीकात यहाँ पे पता चला कि नॉर्जेस बैंक, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स 1% स्टेक के नीचे होल्ड कर रहे हैं स्टेक, लेकिन अभी भी होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में। और आगे जाते कुछ ट्रिगर्स है जो मैं बता देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है इथाइल अमाइंस की प्लांट के अगले महीने होने वाली है, और इसके अलावा सप्लाई चेन इश्यूज लेकिन हालांकि अभी भी आ रही हैं कुछ कैपेसिटीज़ में, यहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल्स कम हुए हैं। लेकिन आगे जाते हुए कंपनी अभी भी लॉन्ग टर्म गाइडेंस लगभग 10 से लेकर 15% का वॉल्यूम ग्रोथ तक रखी हुई है, और 24 महीने में 4 प्रोडक्ट्स भी कमीशन होने वाले हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी बॉटम आउट हो रही है स्टॉक, वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं, थोड़ी स्मार्ट मनी जो HNI सेगमेंट में वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है, डीलर्स का मानना है। अल्काइल माइंस में आप बता रहे हैं बाइंग हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डीलिंग रूम की गपशप है तो डिस्क्लेमर हम साथ ही दे रहे हैं। अपना व्यूअर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ही इसमें कोई एक्शन ले। लेकिन एक चार्ट चेक ले लेते हैं, ध्वनि से पूछते हैं। ध्वनि, आप अल्काइल माइंस पर क्या चार्ट्स पे रीड कर रही हैं? खबर तो आपने सुनी, अभी शरद बता रहे थे। जी यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो वो भी यही बताता है कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। जब भी हम इसके अंदर बाइंग पावर आती हुई देख रहे हैं तो जो वॉल्यूम्स की यहाँ पे स्पर्ट हो रही है वो बहुत ही काफी ज्यादा हो रही है। और अभी फिलहाल का जो अपमूव है उसने स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे ओवरऑल रिवर्स करा है। इसमें हम शॉर्ट टर्म का तो ये टारगेट ले सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2820 तक का एक अपमूव विटनेस करने को मिलेगा, जिसके बाद हमें इसमें फर्दर एक बाइंग पावर वापस से जो बनती है तो 3060 तक के भी इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी लेके चलिए। 3 to 6 मंथ्स का एक होल्डिंग पीरियड इसके अंदर रहेगा, जिसके अंदर आप ये अपमूव विटनेस करेंगे। नीचे जो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो 2500 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल यहाँ पे बनता है। अगर 2500 ये ब्रेक करता है तो ही इसका स्ट्रक्चर रिवर्स वहां से होता हुआ दिख रहा है टेक्निकली। अदरवाइज ये स्टॉक ने काफी एक अच्छी अपसाइड की ट्रेजेक्टरी अभी पकड़ी है, तो आप बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑन टिप्स की रणनीति बनाइए स्टॉक में, और स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको बता दिया गया है। चलिए, ये है खबर गरम है सेगमेंट का एक स्टॉक। लेकिन एक और स्टॉक आज फोकस में था, वो है जी एंटरटेनमेंट। सुबह से ही हम इसको लेकर आपके सामने अपडेट ला रहे हैं। अब करंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि सेबी ने जो फैसला लिया था कंपनी के खिलाफ, अब उसके खिलाफ जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स ने सैट में अर्जी दे दी है। पूरी खबर लेकर अंकुर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच गए हैं पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैट ने आज फिलहाल तो इस पे हियरिंग नहीं की, लेकिन पुनीत गोयनका जी ने ज़रूर दलील की। जो काउंसिल से उन्होंने सैट में बोला कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है जो सेबी का ऑर्डर, कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था उन्हें। आपको हम याद दिला दें कि सोमवार को सेबी ने एक और इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें बोला गया कि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा दोनों ही किसी भी की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते किसी भी लिस्टेड कंपनी में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बहुत सारी अनियमितताएं रही हैं जी में। ये मामला 2019-2020 से चेक किया गया
और यहाँ पर पाया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, यहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी आरोप थे। यस बैंक से 200 करोड़ लेने के एवज में यहाँ पर 13 कंपनियों में फंड्स को घुमाया गया। तो ये सारे आरोपों के तहत सेबी ने ये अंतरिम आदेश पास किया, लेकिन उसके बाद प्रमोटर्स ने फैसला किया है कि वो सैट का दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसा करते हुए उन्होंने सैट में अर्जी जरूर दी है। लेकिन अब जो सुनवाई है, और ये सुनवाई सिर्फ अभी एडमिशन को लेकर है, कोई यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर नहीं है, तो एडमिशन के लिए जो सुनवाई है वो अब बुधवार को होने वाली है, ऐसा सैट ने बोला है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर सैट से यहां पर प्रमोटर्स को कुछ राहत मिलती है या नहीं। तो 15 जून को सैट इस मामले पर विचार करेगा और इस पूरे मामले पर यहाँ पर जो अर्जी है वो यहाँ पर दाखिल की जाएगी। तो एक बड़ा मामला यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के लिए, बड़ा झटका कंपनी के प्रमोटर्स के लिए। हमने देखा कि उसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट भी थी, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश जी, कैसे लग रहे हैं आपको जी एंटरटेनमेंट की चार्ट्स? तो पूजा जी देखिए, स्टॉक में काफी बड़ा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है और स्टॉक में जरूर एक लोअर साइड से रिकवरी बनी, बट अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है स्टॉक को अपने एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से बाहर निकालने के लिए। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 220-225 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होता है और जो भी छोटे मोटे पुलबैक मिलते हैं वहां पे इसमें सप्लाई बना हुआ रहेगा। तो हमारी सलाह अवॉइड करने की, क्योंकि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर वीक है और अगर इसको वीकली सेटअप पे भी देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, तो ये दिखाता है कि स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड की तरफ ही रहेगा। तो अभी अवॉइड करें। 220-25 के ऊपर जब ये सस्टेन हो वीकली क्लोजिंग में, तब जाके इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं। ये आज 184 का लो बना के 5-6% गिरा था सुबह, जी पूरा का पूरा रिकवर कर गया, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ गया, 50 पैसे रह गया। तो ये मामला है जी एंटरटेनमेंट का। और ये बात हम सुबह कर भी रहे थे ना अजय, कि आप बोल भी रहे थे कि ये तो है ही है, इट्स अ सिल्वर लाइनिंग वी शुड सी इन इट। जी हाँ, मतलब नहीं इतना क्लियर नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो है कि जो जिस बात के लिए लोग इसको खरीद रहे हैं, सोनी का मर्जर, वो डिले होने के चांसेस है। अभी ये बाद में जो अंकुर बता रहे हैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 8 से 9 में तो उतनी इन्फॉर्मेशन थी ना, हाँ। तो वो अनसर्टेनिटी था, लेकिन बाय द डिप हो गया। तो ये इसमें मालूम चल रहा है कि लोग काफी इच्छुक है लेने के लिए। कुछ कमजोर स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिगो में ये जो ब्लॉक आने की खबरें बढ़ती चली जा रही हैं, इसकी वजह से मुनाफा वसूली हो रही है। एक बार तो 1800 वाला ऑलमोस्ट 2450 इंडिगो पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इस खबर में कि शायद प्रमोटर का एक ब्लॉक आएगा 25% चलने के बाद, चला भी हुआ है। नीचे में ये कितना नीचे आपको जाते हुए दिखता है, ध्वनि तरह देखिए चार्ट्स क्या कहते हैं, ब्लॉक और नो ब्लॉक, लेकिन चला हुआ है। यहाँ से फ्रेश लेना शायद नहीं सही रहेगा। नीचे में किस लेवल पे देखना चाहिए इसको, 2250, 2300? बिल्कुल अजय, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इसका जो चार्ट देख रहे हैं तो ये ज्यादातर एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड बनता है। स्टॉक जो है काफी एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद अपनी 50 और 200 पीरियड की जो एवरेजेस थी उससे काफी एक ऊपर की तरफ का अपमूव दे चुका था। आरएसआई भी इसकी थी, वो काफी ओवर बॉट ट्रेजेक्टरी में जा चुकी थी, तो वहां से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल रही है। और ओवरऑल न्यूज फ्लो के चलते हुए और जो ब्लॉक डील्स हो रही है इसके अंदर डाउन साइड का मोमेंटम बना हुआ है। बनता है 2200 का लेवल अभी फिलहाल चार्ट के लिए देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक ने एक ब्रीदर लेना चाहिए, एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर हम 2200 का लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रीच करते हैं तो 2140 जो है वो यहाँ पे एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। तो वहां तक के हमें इसके अंदर फॉल विटनेस करने को मिलेगी, जहाँ पे हम वापस से इसको रिव्यू कर सकते हैं कि इसमें कोई बाई की ट्रेड यहाँ पे बनती है या नहीं। बट अभी फिलहाल के लिए जो डाउन मूव है वो कंटिन्यू रहेगा और 2200 तक का फर्स्ट लेवल बनता है। ठीक है। तो ये तो हुआ इंटरग्लोब एविएशन पे, प्रेशर है स्टॉक पर इस खबर से, ठीक है, वॉच करेंगे इसको भी, और लेवल्स तो हमें बताए नहीं है ध्वनि। लेकिन आज एक और खबर आ रही है और वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी हुई, और गवर्नमेंट इसमें टारगेट और बढ़ा सकती है। बात ये की जा रही है कि शायद 20% से भी ऊपर इसे किया जा सकता है, और टारगेट पहले भी कंपनियों ने जल्दी अचीव किया है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का था। ज्यादा डिटेल्स प्रकाश प्रियदर्शी के पास है, उनके पास चलते हैं। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स आ रही है, कितना और बढ़ा सकते हैं, टाइम लिमिट भी बढ़ाएगी, 2025 तक का आई थिंक इनिशियल टारगेट था। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार 2025 के बाद 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको बढ़ा सकती है, और इस मसले पर चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मसले पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक बैठक की है।
जिसमें ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि जो न्यू इंजन्स हैं वो हायर ब्लेंडिंग ग्रेड के लिए तैयार हैं, उसमें रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 20% से बढ़ाया भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को इस बात की भी जानकारी दी है कि वो E85 टाइप के जो इंजन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तैयार है। इनफैक्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले से हो रही है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, बट वो डोमेस्टिक मार्केट में भी इसकी सप्लाई को लेकर तैयार है। तो जाहिर तौर पे इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट से सोचने लगी है, और इसका मकसद ये है कि अगर इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर तौर पे सरकार का जो ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट बिल है उसमें कमी आ सकती है। जहाँ तक इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट का सवाल है तो उम्मीद ये की जा रही है कि मौजूदा इथेनॉल सप्लाई ईयर में 12% के टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा और 20% का जो टारगेट है वो 2025 तक है। इसके लिए सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रही है। ये योजना भी तैयार की जा रही है कि जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स दी जाएगी। इथेनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 के लिए जो इथेनॉल के प्राइसेस है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, और साथ ही साथ सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्लान भी तैयार किया है ताकि इथेनॉल प्रोडक्शन में तेज़ी लाई जा सके। इस बात का अनुमान लगाया गया है कि 20% का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो हासिल करने के लिए कम से कम 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत प्रकाश इस जानकारी के लिए। सो अभी तो इनिशियल जो फर्स्ट टाइमलाइंस है उसमें 2025 की है 20% तक के टारगेट के लिए, लेकिन उसके बाद इसके बियॉन्ड इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कुछ BTST ट्रेड्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से ही। राजेश, और कौन से ट्रेड्स होंगे आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पे बड़े ट्रिगर आ सकते हैं। US CPI के फिगर्स आज रात आनी है, इंडियन मार्केट्स पे रिएक्ट कल करेंगे। आपने बताया बुलिश व्यू रहेगा। BTST ट्रेड्स आप क्या लेंगे आज? तो देखिए, पहला स्टॉक तो जो सेक्टर एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी बनाया हुआ है वहीं से लेंगे, रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें DLF पे फोकस है। DLF में जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बनी हुई है, DLF यहाँ पे BTST करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 520-525 की तरफ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 494 के। स्टॉक बाय करना है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल साइन यहाँ पे डेली चार्ट पे आज बनते हुए दिख रहा है, और वीकली सेटअप पे भी देखें तो 4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ये कि स्टॉक करते हुए दिख रहा है। और अगर देखें तो इसके पीयर कंपनीज में एक आज काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है ABFRL में ये रिवर्सल यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 225-230 की तरफ के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 203 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है APL अपोलो का। APL अपोलो में भी देखें तो सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके के एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, APL अपोलो में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 1330-1340 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1270 के आसपास। ठीक है, APL अपोलो और ABFRL ये दो आप स्टॉक्स देख रहे हैं जो आप BTST करेंगे। पिछले कुछ मिनटों में बैंक्स में थोड़ी तेज़ी बढ़ी भी है और ऑटो भी वापस आए हैं। आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स में, इसके अलावा बजाज ऑटो में रिकवरी हुई है, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में मूव बढ़ी है। तो बाजार में थोड़ी सी मोमेंटम प्लस हुआ है 18,700 के ऊपर। इनफैक्ट डेज हाई पे इस वक्त आप निफ्टी को भी देख रहे हैं जो हाईएस्ट लेवल था उसका। ध्वनि, आप क्या लेके जाएंगी BTST में? बैंक्स होंगे आपके कोई रडार पे? बिल्कुल भी नहीं, मैं बैंक से अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा दूर रहूंगी। तो बैंकिंग स्टॉक एक भी नहीं है मेरी पिक में। मेरी जो दोनों पिक्स है तो अभी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे आपने कहा ऑटो स्टॉक्स, तो एस्कॉर्ट्स में यहाँ पे एक अपमूव बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो अपवर्ड चैनल है उसको वापस से कंटिन्यू करा है। कल की सेशन में हमने देखा था उसका फॉलो अप मूव भी हमें आज की सेशन में देखने को मिला है। तो कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक BTST ट्रेड यहाँ से लेके जाएंगे। आपका जो ऊपर की तरफ का टारगेट इस समय रहेगा तो 2240 का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा। उसके बाद 2300 के टारगेट नेक्स्ट बनते हैं। टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो 2155 का लेके चलिए। दूसरी पिक जो मेरी रहेगी वो केमिकल स्पेशलिटी सेक्टर में है। दीपक नाइट्रेट का स्टॉक बनता है यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि
ने हमें यहाँ पे 2010 के लेवल के पास एक ब्रेकआउट दिया था, उसी ब्रेकआउट को हमने वापस से एक थ्रोबैक मूव में रीटेस्ट करा और वहां से वापस हम ऊपर की तरफ के अप मूव दे रहे हैं। तो मोमेंटम ट्रेड के तरीके से यहाँ पे दीपक नाइट्रेट के अंदर भी एक बाय का पोजीशन बनता है, आपको करंट लेवल से इसके अंदर एंटर करना है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे नीचे की तरफ में रहेगा तो 2025 का एक आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, जिसके बाद आप स्ट्रक्चर रिवर्स होते हुए देखेंगे। अदरवाइज इसके अंदर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी रहेगी जिसमें 2150 का फर्स्ट यहाँ पे टारगेट मिलता है और उसके बाद इसके अंदर 2230 तक का भी एक अपवर्ड का टारगेट मिल सकता है। टाटा कम्युनिकेशन में टीकॉम जिसे लोग प्यार से बोलते हैं, बड़ी लंबी तेजी दिख रही है, मतलब बड़ा मूव भी आया, कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम बैक्ड है, 8% ऊपर आ गया है। राजेश क्या मामला है इसमें? टाटा कम्युनिकेशन में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना अजय जी पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो रैली बनी है ये यहाँ से करीब इसको 1800 तरफ भी लेके जा सकती है। स्टॉक में मंथली सेटअप पे भी देखें तो स्टॉक ने अपने 2021 के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ये एक मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। 1800 तक की टारगेट हमें लगता है अब आते हुए दिख सकते हैं। अगर स्टॉक अब 1550 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट रैली में ये स्टॉक पोजिशनली 1800 की तरफ बढ़ेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बना है पूरे मंथ में, ऑलमोस्ट 23% का गेन ये स्टॉक ने करंट मंथ में ही डिस्प्ले किया है। हमें लग रहा है 1540 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 1650, 1700 फॉलोड बाय 1800, यहाँ तक के टारगेट हमें लगता है कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है पोजिशनल बेसिस पे। कि टाटा कम्युनिकेशन में आप होल्ड की राय दे रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे लिए सुमित चतुर्वेदी भी लेकर आए हैं। हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल रशिया से, लेकिन इस वक्त रशिया के पास कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है एज अ सोल्यूशन विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। एक बार हमें सुमित से ये जानकारी मिलेगी। सुमित बताएं। रूस ने ये एक रिक्वेस्ट की थी इंडियन जो कंपोनेंट मेकर्स हैं इनको की और ऑटोमोबाइल प्लेयर्स को कि वो वहाँ आए और वहाँ पर अपने प्लांट रखें या फिर बेचना पार्ट शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर इसकी भारी किल्लत है। इसके चलते हमें खबर मिली है कि एक्मा जो है ऑटो कंपोनेंट मेकर्स हैं, ये सब जाएंगे वहाँ पर, लगभग 40 से 50 कंपनियाँ वहाँ जाएंगी और अपने वहाँ पे पार्ट बेचने की जो कैसे बेचने हैं वो सब तलाशेंगी, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ तलाशेंगी। एक नया मार्केट इनके लिए भी होगा क्योंकि रशिया से जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऑटो प्लेयर्स हैं, कंपोनेंट प्लेयर्स हैं, वो जा चुके हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है रशिया भी लगभग 1 बिलियन रुपए का हर महीने पेमेंट जो है वो होता है क्रूड में उसको, और वो पेमेंट जो है वो भी उसको कहीं खपाना है। ऐसे में ये जो रुपया रशिया के पास पड़ा है वो भारतीय कंपनियां ले सकती हैं और ये अच्छा मार्केट होगा। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो वहाँ पर है। दूसरा जो पूरा आपका जो जैसे कह सकते हैं कि डॉलर और रूबल ट्रेड, रूबल रुपी ट्रेड, क्या उसमें क्या तय मानक होंगे ये भी देखना ज़रूरी है। पर भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी बात यह है कि वो कुछ भी करें पर एक नया मार्केट ही रहेगा, इसलिए कंपनियां इस महीने वहां जा रही हैं। रशिया ने एक रिक्वेस्ट की थी भारतीय कंपनियों को वहां पे आएँ और वो भारतीय कंपनियां वहां जा रही हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये बताने के लिए। तो कई सारी लगभग 50 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव इस मंथ के एंड में रूस में जाने वाले हैं, उनकी जो सप्लाई जो जहाँ उन्हें किल्लत हो रही है वो सप्लाई करने के लिए उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। पढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं लास्ट आवर में। अब जो हमने पिछले कुछ मिनटों में देखी है तेज़ी तो बढ़ी है, इनफैक्ट बैंक्स में, फाइनेंस में, ऑटो वापस आए हैं और अब देखिए बैंक्स में लगभग 200 पॉइंट्स की तेज़ी दिख रही है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले मैं राजेश ध्वनि दोनों से पूछ रही थी बैंक्स खरीदने के लिए कोई राजी नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन इस वक्त आप अच्छी मूव देख रहे हैं। और बिफोर यूएस सीपीआई नंबर्स रिलायंस को लेके जाएंगे क्या आप राजेश? 1.5% की तेजी आज अच्छी खासी है, फर्दर और अपसाइड मिल सकता है? अगर निफ्टी को और ऊपर के लेवल देखने हैं तो ये तो एक हेवी लिफ्टिंग कर सकता है स्टॉक। नहीं तो देखिए प्रियंका जी, हमें आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी व्यू हमारा बुलिश ही है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। हाई बीटा स्टॉक्स है, एक काफी बड़ी रैली हो चुकी है और इवेंट के पहले हमें, इसलिए जो दूसरे स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस है, जो कि हमें लगता है कि थीम अभी जो प्ले हो रही है वो मिड कैप स्पेस में। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके से लास्ट के आधे एक घंटे में जिस तरीके से रिवर्सल बनाया है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में 970 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस है करीब 925 के आसपास, तो हमें आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। बैंकिंग स्पेस से यहाँ पे बाय करने की बिल्कुल सलाह है। यार इंडिया विक्स लेके आइए डेटा साहब, बड़ा जोर से फॉल आया है इंडिया विक्स पे, करीब 1.5-2% नीचे हो गई है और डेज लो की तरफ जा रही है इंडिया विक्स।
ICICI बैंक ने इंडिया विक्स लेके आई है। ये बताती है कि बाजार में कितना ज़्यादा इस समय कॉशन है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये देखिए, अगर ये गिरती है तो ये बाजार के लिए सपोर्टिव है, बहुत जोर से भाग जाए तो नेगेटिव होता है, कॉशन बढ़ने का साइन होता है। लेकिन इस समय ये डेज लो की तरफ चल गई है, तभी अगर आप देखिए बाजार अपने डेज हाई पे आ गया है। कुछ स्टॉक जो बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट सा मूव्स दिखा रहे हैं। ध्वनि, आपने देखा कमिंस इंडिया काफ़ी दिनों के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट आया था, एक रेंज साइडवेज में चला गया था, अब वापस निकल के आया, आज 50 रुपये बढ़ गया है। ट्रेडर साहब 3 महीने का चार्ट लेके आइए, क्या लेवल्स आ सकते हैं, क्या इस बार 2000 के पार जाएगा? अभी फिलहाल के लिए अजय जी जहाँ पे स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है और जैसे कि स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़े जा रहा है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा जो है उसी का सहारा मिलता है जानने के लिए। तो 1900 का लेवल बनता है जहाँ पे पहला यहाँ पे एक ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस की काफी भारी राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसके ऊपर के जो पे कॉल के डेटा देखते हैं तो वहां पे अभी तक राइटिंग नहीं हुई है, तो 1900 के लेवल के पास इसके अंदर मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। जिनके पास पोजीशंस है वो फिलहाल इसको होल्ड करिए। अब अपना जो स्टॉप ट्रेल कर सकते हैं, आपका ट्रेलिंग स्टॉप जो बनता है तो 1815 का रहता है। ऑलराइट, कमेंट्स में तो ये तेज़ी है और ठीक है लेवल्स है। आज जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी में, उसमें इनफैक्ट सारी स्पेसेस में आपको सबसे पीछे जो दिख रहे थे या फिर आज पार्टिसिपेटिंग स्पेसेस में आपको दिख रहे थे, क्योंकि बैंक्स, फाइनेंस भी सुबह के फर्स्ट हाफ में तो तेज़ लग रहे थे, फिर दिन भर आपको थोड़ी सी लल मूवमेंट उनमें दिखाई दी। और अब जो तेज़ी दिख रही है उसमें कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ने सुबह से ही अच्छी एक सस्टेन रखी है अपनी मूव, और साथ ही कुछ काउंटर्स मेटल के भी आज सस्टेन रखे हैं मूव, और इसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स ने भी मूव सस्टेन करी है। लार्ज कैप फार्मा में भी इनफैक्ट डिवीज जैसे स्टॉक्स, राजेश, कल क्योंकि इनके डेटा थोड़े वीक आए थे, वहां पर एक प्रेशर था, लेकिन आज फार्मा स्टॉक्स भी काफी वापस अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे डिविस हो, सिप्ला हो, लॉरस लैब हो, ल्यूपिन हो। आपकी कोई बेट होगी यहाँ? बिल्कुल। तो प्रियंका जी, हमने अरविंदो फार्मा पे तो यहाँ पे अपना एक व्यू दिया है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम रहेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। लॉरस लैब में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना। ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आज के सेशन में किया है, तो स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे लॉरस लैब बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अब हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 353 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते हैं तो ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होकर 375 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो अरविंदो फार्मा, लॉरस लैब, ये दो स्टॉक हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। और वहां पे देखें तो एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, GLS, ये स्टॉक पे भी हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ये स्टॉक में 650 के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 585 के आसपास। लोधा की तरफ बार बार नजर जा रही है। बहुत दिनों बाद मैंने 10% इस कंपनी को देखा है भागते हुए, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। करीब 70,000 करोड़ का एमकैप है इसका, इंडिया की लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट इनमें, और DLF में हमेशा चलती रहती है। ज़रा देखिए, मतलब 714 रुपये का भाव हो गया लगभग इसका प्री स्प्लिट। अगर आप देखें इसका 65,000 करोड़ का एमकैप है। निमेश, जरा मैक्रोटेक के चार्ट देख के बताएं, क्या ये 800-900 के लिए की तरफ जा रहा है? निमेश जी, मैक्रोटेक के अंदर अगर देखें तो जिस तरह से कंपनी के स्टॉक के प्राइस के अंदर मोमेंटम हमें दिख रहा है, डेफिनेटली एक रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, एक रियलिटी स्पेस में हम लोग एक बाइंग देख रहे हैं। स्टॉक के अंदर काफी मोमेंटम है और जितने भी रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी है उसमें एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम के साथ अगर प्ले करना है, शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। व्यू बुलिश है, ऊपर 720-725 के टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर बन सकते हैं। क्रूड ट्रेड पे क्या करेंगे? क्रूड डेरिवेटिव जिसमें काफी अच्छा एक्शन था आज ध्वनि सुबह से ही, क्योंकि क्रूड के सॉफ्टनेस जब तक है इनको फायदा रहेगा, पर बहुत ही अनसस्टेनेबल भी रहता है, बहुत ही वोलेटाइल भी रहता है ये ट्रेड। क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड्स आप लेके जाएंगे पेंट स्टॉक जैसे, एशियन पेंट जैसे स्टॉक कैरी फॉरवर्ड में?
एशियन पेंट्स का यहाँ पे अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीकलीज पे देखते हैं तो डेफिनेटली एक बुलिश साइड का मूव बना हुआ है। इसके ओवरऑल डेलीज में भी अगर हम देख रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हाइज को यहाँ पे ब्रेक करा है। डेफिनेटली इसको हम एक BTST ट्रेड की तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे जो एशियन पेंट्स में लेवल रहेगा तो आप 3360 तक का एक अपसाइड का लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपको ट्रेल करना होगा। इसके अंदर कोई भी शॉर्ट टर्म पे अगर स्ट्रक्चर रिवर्सल आनी है तो इसको 3250 का जो लेवल बनता है बहुत ही छोटा सा यहाँ पे है, उसको ब्रेक करना होगा नीचे की तरफ में, तो आपको एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्सल मिल सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अगर हम देख रहे हैं तो 3200 का एक आइडियल स्टॉप लॉस बनता है, जिसके साथ इस पोजीशन को काफी एक बाय एंड होल्ड के लिए आप रख सकते हैं। इनफैक्ट कोटक बैंक को देखिए, इतनी जोर से खींचा है बाजार नीचे से, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, लेकिन कोटक बैंक नहीं आया पार्टिसिपेट कर रहा है। इनफैक्ट डेज लो पे है। आपको याद होगा जिस दिन ब्लॉक किया था, हमने आपको कहा था इससे दूर रहिएगा, बहुत बड़ी सप्लाई है, इस पे आप अटक ना जाएं। हाईएस्ट पॉइंट और वहां से करीब 60 रुपया उतर चुका है कोटक बैंक और कोई रिबाउंड नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ कहां तक जाते हुए दिखता है आपको निमेश कोटक बैंक? देखिए ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। शॉर्ट टर्म के अंदर अभी भी थोड़ी स्पेस है, यहाँ से 30-40 रुपया नीचे बन सकता है जो सपोर्ट एरिया में मेन आता है स्टॉक के अंदर। मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक 100 डेज के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रही है। 1830-1840 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल बनना चाहिए। तो आई थिंक 1830-1840 वुड बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये तो कोटक बैंक पे बात हुई, लेकिन दूसरे छोटे बैंक, आज बंधन बैंक में भी एक अच्छी मूव दिख रही थी। क्या बंधन बैंक एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है राजेश? बिल्कुल, बंधन बैंक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखा। आज मॉर्निंग से ही देखे तो एक सस्टेन्ड बाइंग बिल्कुल बनते हुए दिखी है बंधन बैंक में। हमें लगता है स्टॉक 250-55 के ट्रेजेक्टरी के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो 255 हमारा स्टॉप लॉस है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर है व्यू पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में वापस से अपसाइड का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 255 के स्टॉप लॉस से 275-280 के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है। बाजार डेज हाई करीब बंद हो रहा है, और प्रियंका जैसे हमने आपको सुबह बताया था कि ये इस खुशी में भी बंद हो रहा है डेज हाई पे कि यूएस के फ्यूचर्स अगर हम चला सके टिकर पे, और सीपीआई डेटा में उम्मीद ये है जो आज फेड सर्वे ने ऑलरेडी दिखा दिया था कि घट के आएगा, घट के आएगा तो बाजार यूएस का चलेगा। तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि क्यों ना BTST करके जाए, इसलिए नीचे के भाव से आपको और सपोर्ट भी आ गया था, खींच के बंद हो रहा है। डॉक्टर साहब, निफ्टी का 1 महीने का चार्ट दिखाइए। इनफैक्ट ये राजेश आप अपने चार्ट पे भी देख के बताइए और हम यहाँ बताएंगे। एक हफ्ते में जो लेवल अटकता है जाके निफ्टी में, आखिरकार ये वही लेवल है 18,720 से 50 के बीच में, राइट? कल अगर ये गैप अप देता है और जो BTST लोग लेके भी जा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद US CPI घट के आएगा और ग्लोबल रैली रहेगी, क्या ये 18,750 वाला लेवल हो सकता है कि क्रॉस हो जाए? बिल्कुल अजय जी, शो की शुरुआत में बताया था कि काफी कॉल राइटर्स इसी लेवल के बीच में अपनी यहाँ पे मेजर बैट्स लेते हुए दिख रहे हैं। मंथली वीकली सीरीज में 18,700 18,800 ये दो स्ट्राइक पे मेजर प्ले यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। आपने जैसा बताया कि 18,750 ये लेवल क्रॉस होगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल यहाँ पे आते हुए दिखेगा, और हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत जल्द निफ्टी को आते हुए देखेंगे। तो हमें लगता है बिल्कुल 18,750 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इवेंट में ये लेवल को क्रॉस करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें कल के सेशन में बिल्कुल प्ले आउट होते हुए दिखेगी, और देन 18,850 18,900 की तरफ भी निफ्टी बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। आज बाजार में इनफैक्ट लास्ट आवर में जो पिछले कुछ आधे घंटे या फिर 30-40 मिनट में जो तेज़ी बढ़ी है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड निफ्टी का दिख रहा है वो फ्रेश लॉन्ग तो दिख रहा है, और हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, और इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग आपको इस पर बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड दिख रहा है। कॉल राइटिंग के लिहाज से भी जो हमने डेटा एक्यूमुलेट किया है उसमें आपको 18,800 की कॉल्स की यहाँ पर कॉल बाइंग दिख रही है, 18,900 में भी अच्छी खासी कॉल दिख रही है। हालांकि 18,800 थोड़ा एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पे भी देखा जा रहा है, लेकिन पुट राइटिंग आपको जो 18,500 18,600 में दिख रही है तो बेस दिख रहा है, तो बाजार की डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर जरूर दिख रही है। और लास्ट कुछ मिनटों में जो बैंक और बैंक्स के तरफ से जो एक पार्टिसिपेशन आई है, डाउ फ्यूचर्स वहाँ पॉजिटिव है, US CPI का आज जो नंबर आना है, एक उम्मीद लग रही है कि शायद हमें गैप अप कल दे पाए। आज बड़े स्टॉक्स कौन से हैं? कंजम्पशन स्टॉक्स, FMCG स्टॉक्स में तो मूव है ही सुबह से।
लास्ट आवर में आप जो क्लोजिंग के साथ साथ हम जो टॉप गेनर्स देख रहे हैं उसमें भी टाटा कंज्यूमर, टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट सिप्ला भी टॉप गेनर है फार्मा स्पेस से, जबकि बाजार किसी डिफेंसिव मोड में नहीं है, लेकिन अब फार्मा सेलेक्टिव फार्मा काउंटर्स अपनी चाल भी चलते हैं। सिर्फ नो मोर डिफेंसिव प्ले उनमें रह गया है, नो मोर डिफेंसिव एज अ प्ले, वो वाला ट्रिगर अब नहीं है। एशियन पेंट्स, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड बिल्कुल क्लियरली सुबह से ही, और एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, इंटरेस्ट रेट बेनिफिशियरी, वो ट्रेड भी क्लियरली दिख रहा है। एशियन पेंट्स टॉप गेनर है, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी है, डिविस थोड़ा सा कल वहाँ सॉफ्ट था बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट नंबर्स, वहाँ पर आज आप एक रिकवरी ट्रेड देख रहे हैं। स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स तेज हुए हैं और आज रिलायंस जैसे स्टॉक से भी सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी को बड़ा सपोर्ट आज रिलायंस से भी मिल रहा है, लगभग 1% तेजी है। बजाज ट्विंस दोनों ही, फिनसर्व हो, फाइनेंस हो, और इनफैक्ट दूसरे कुछ फाइनेंस काउंटर भी, एल&टी फाइनेंस हो, इंडिया बुल्स हो, इन फाइनेंस काउंटर्स में एक आज अच्छी एक मूव है। तो बैंक्स और फाइनेंस से आज एक पार्टिसिपेशन दिख रही है। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी लगाट है, जिस तरह से हमने बात की कोटक बैंक, अब भी टॉप लूजर इस वक्त कोटक बैंक है, 1.5%, वहाँ दूसरा ट्रिगर था। और ऑटो स्टॉक्स के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स तो तेजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग मोड में आपको एम&एम जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर हैं, मारुति सुजुकी और इनफैक्ट हीरो मोटर कॉर्प में भी। ये कोई शॉर्ट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर सॉफ्टनेस तो इनमें दिख रही है। एट द सेम टाइम अडानी पोर्ट्स, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी आपको लगाट दिख रहे हैं आज के लिए, जहां पर थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर है। मिड कैप स्पेस में आज कैसा एक्शन है, क्लोज होते हुए जा रहे हैं हम तो। आदित्य बिरला, अभी इसकी राजेश बात कर रहे थे कि ये बीटीएससी ट्रेड है, तब 4-4.25% तेज था, अब लगभग 6% की तेजी आदित्य बिरला फैशन में है जाते जाते, और ये स्टॉक एक बड़ी रेंज में ट्रेड होने के बाद अब शायद एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है। लिंडे इंडिया आज भी दूसरा दिन, अब इसमें एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, 5.5% की तेजी जाते जाते। फैशन काउंटर्स में सिर्फ आदित्य बिरला नहीं है, ट्रेंड है, फुटवेयर में लिबर्टी जैसे काउंटर्स हैं जहां मूव दिख रही है। जितने भी न्यू एज स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, उसमें पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी मूव है, और इनफैक्ट मिड कैप फार्मा में लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में भी मूव है। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जहां जो बड़े समय से एक रेंज में या कंसोलिडेशन के फेज में फंसे हुए थे, वहां पर भी अब आपको मूव दिख रही है फार्मा स्टॉक्स में भी। डिक्सन टेक लगातार चल रहा है, वहां आज भी मूव है। गोदरेज प्रॉपर्टी, पूरा रियल एस्टेट तो खैर अच्छा खासा है। रियलिटी इंडेक्स इनफैक्ट एक अलग लेवल पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और लगाट कहाँ है मिड कैप में? मिड कैप में लगाट इस वक्त आपको टाटा टेली, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर, जी में पूरी सेलिंग जो आज दिन का दबाव था वो एब्जॉर्ब हो गया था। अभी लास्ट आवर में आपको फिर से 1.5%, क्योंकि यहाँ पर और फर्दर अभी वॉच आउट, बाजार अब नेक्स्ट हियरिंग इस पे करंट अपडेट्स को भी देखना चाहता है। ओके, जी एंटरटेनमेंट इज 0.5% ओनली, ठीक है, मे बी द रेट्स आर नॉट गेटिंग अपडेटेड एंड, लेकिन एट द सेम टाइम कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप प्रेशर देख रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा और एफएनओ के स्टॉक्स को और देखें तो वहाँ किस तरह की मूव है, उनमें भी हमने देखा कि आज ट्रेड्स कई सारे मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस से आपको दिख रहे हैं। ओएफएसएस जैसे, डिक्सन, टाटा कॉम, कमिंस, एल्कम, मेजरली आपको एक्शन काफ़ी हद तक मिड कैप में एक्टिव दिख रहा है। स्मॉल कैप स्पेस में कल काफ़ी एक्शन था, आज भी आपको उसी तरह के मूव दिख रहे हैं। आज ग्लोबल मार्केट्स से जो सेंटिमेंट, जो भी एक अपडेट आएगा जिसकी एस्टिमेशन है कि शायद 4.1, 4.2 के आसपास सीपीआई वहाँ का आ सकता है, उनका यूएस का, और लगातार ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, तो वो एक अच्छी खबर है यूएस मार्केट्स के लिए भी और सेंटिमेंटली हमारे लिए भी। जब भी आपने लास्ट टाइम में देखा भी है कि कुछ तेज़ी बढ़ी भी है। सो कल जब सुबह हम ओपन होंगे मार्केट में, ओपनिंग के साथ हमारे पास वो डेटा पॉइंट भी होंगे, ग्लोबल मार्केट से अपडेट्स भी होंगे। फिलहाल बाजार एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही फिर से बंद हुआ, लेकिन 18,700 के ऊपर है, और सेंसेक्स में भी इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में 400-450 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली, और बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 44,000 के ऊपर बंद होते हुए जा रहा है। राजेश, ध्वनि और निमिष, सब तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया आपने, स्ट्रैटेजी डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह व्यूअर्स से फिर होती है मुलाकात। नमस्कार।